स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। 1990s का दौर था और 1990s का अमेरिका जब कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी, इकोनॉमी तेजी से रफ्तार पकड़ रही थी, आगे बढ़ रही थी, स्टॉक मार्केट के आंकड़ों में भी ऊंचाई देखी जा सकती थी और व्हाइट हाउस में इस समय अमेरिका में बैठे थे प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन एक बहुत ही एजुकेटेड छवि के शख्स, चार्मिंग प्रेसिडेंट कहा जाता था उन्हें, कैमरा फ्रेंडली लीडर थे, मीडिया के सामने बहुत अच्छे से बेबाकी से अपनी बातें कहते थे। उनकी पब्लिक इमेज इस तरह की थी कि वो एक स्मार्ट रिफॉर्मर की तरह देखे जाते थे लगातार। इकोनॉमी जो लगातार बूम कर रही थी, उसके आर्किटेक्ट उन्हें माना जाता था। लेकिन साथ ही साथ यहाँ बिल क्लिंटन के साथ में अमेरिका की जनता के सामने कई और दूसरी कहानियां भी चल रही थी। उनके ऊपर कई सारे आरोप लगते थे। अरकनसस का जो व्हाइट वाटर लैंड डील स्कैंडल था, उसका आरोप उनके ऊपर लगता था। ट्रेवल गेट ऑफिस का जो स्कैंडल था, जिसे ट्रेवल गेट स्कैम कहा गया, उसका आरोप उनके ऊपर था। FBI की फाइल्स का मिसयूज लगातार जो हुआ था, इसका एलिगेशन भी उस समय पर बिल क्लिंटन के ऊपर लगा हुआ था। और सबसे बड़ा और सबसे एक्सप्लोसिव अगर कहा जाए कि एक जो आरोप उनके ऊपर था, जिससे उनकी छवि को भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा इससे जो छवि थी वो खराब हुई है, वो था एक पुरानी एम्प्लॉय पॉला जोन्स का सेक्सुअल हैरेसमेंट का सिविल केस। तो ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट सिविल केस था, इन सारे आरोपों में सबसे बड़ा इसी को माना जाता था इस समय पर। ये सब मिलकर कुल मिला के अमेरिका की राजनीति के अंदर एक पॉलिटिकल कुकर प्रेशर, आप अगर उसको समझें इस तरीके से कि एक पॉलिटिकल प्रेशर है, एक ऐसा प्रेशर जो कि बस धीरे धीरे से बन रहा है, उसमें वो तेज एक आंच के ऊपर है, कभी भी फट सकता है। तो इस तरह का एक प्रेशर कुकर की तरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे अमेरिका की राजनीति को बना देती थी। इसी बीच में एक इंडिपेंडेंट काउंसिल थे केन स्टार नाम के। केन स्टार दरअसल व्हाइट वाटर जो इन्वेस्टिगेशन थी, व्हाइट वाटर स्कैंडल की, उसकी इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अब वो जैसे ही पाओला जोन्स का नाम बिल क्लिंटन के साथ जुड़ा था कि एक पुरानी एम्प्लॉय थी और उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था बिल क्लिंटन ने, इसकी वजह से अब प्रेसिडेंट क्लिंटन के जो पर्सनल कंडक्ट है उनका, उस पर भी अब धीरे धीरे ध्यान जाने लगा था केन स्टार का, जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे पहले वाटरगेट स्कैंडल की। ये सारी चीज़ें चलती हैं। इस बीच में मीडिया जो थी अमेरिका की 24/7 वो भी अब क्लिंटन के ऊपर जूम करके बैठे हुए थे। मीडिया के सारे कैमरे कि आखिर क्या क्लिंटन की लाइफ के अंदर चल रहा है, व्हाइट हाउस के अंदर क्या होता है, ओवल ऑफिस के अंदर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें, अमेरिका का ये माहौल था। और इसी इंटेंस माहौल के बीच में वॉशिंगटन DC में एक 21 साल की लड़की की एंट्री होती है। नाम था मोनिका लेविंस्की। लेविंस्की को दरअसल जून 1995 में एक अनपेड इंटर्न के तौर पर चीफ ऑफ स्टाफ लियोन पेनेटा के ऑफिस में जॉब मिली थी। कॉलेज अभी अभी मोनिका लेविंस्की का खत्म हुआ था। पॉलिटिकल जंकी कहा जाता था उनको, मतलब इस तरह की एक लड़की थी जिसको पॉलिटिक्स के बारे में, यूएस पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। खासकर बिल क्लिंटन जैसे जो लीडर्स थे, उनको देखना, उसके लिए उन जैसे पावरफुल लीडर्स को देखना, उसके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होता था, एक बहुत बड़ा थ्रिल वो अपना इसको मानती थी। वेस्ट विंग कॉरिडोर्स में जब उसकी यहाँ पे जॉब लग गई, हाँ, ऑफिस के अंदर, तो वेस्ट विंग के कॉरिडोर्स के बीच में घूमते हुए, कभी खड़े होकर प्रेसिडेंट क्लिंटन को देखना, उनके मोटरकेड को देखना वहाँ से निकलते हुए, तो वो इसमें बहुत ही ज़्यादा एक थ्रिल महसूस किया करती थी। उनके वॉकिंग रूट्स को, उनके टाइमिंग्स को नोट किया करती थी कि कब वो आते जाते हैं। ये सारी चीज़ें लगातार चलती हैं और ये उसके डेली एक्साइटमेंट का एक रूटीन बन चुका था, जब वो यहाँ पे शुरुआती दौर में काम करना शुरू करती है। खैर, यहाँ से अब 2 महीने बीतते हैं, मोनिका लेविंस्की को यहाँ काम करते हुए 2 महीने बीते। इसी बीच में एक वाक्य बताया जाता है कि लियोन पेनेटा के, जिनके अंडर मोनिका काम करती थी, उनके ही स्टाफ के एक शख्स की बर्थडे पार्टी हो रही थी और इस बर्थडे पार्टी को ऑफिस में ही रखा गया था। छोटी सी एक इनफॉर्मल बर्थडे पार्टी। इसी दौरान में उस पार्टी के अंदर जो गैदरिंग थी वहाँ पे, उनके बीच में अंदर आना होता है प्रेसिडेंट क्लिंटन का। क्लिंटन वहाँ पे पहुँचते हैं। उनका मूड उस समय बताया जाता है एक लाइट इनफॉर्मल मूड में वो थे। स्टाफ के साथ उन्होंने अपनी बातचीत शुरू की और उस बातचीत के दौरान ही क्लिंटन की नज़र पड़ती है मोनिका लेविंस्की के ऊपर। उन्होंने नोटिस किया कि एक यंग इंटर्न है, पहली बार उन्होंने उसे देखा था। उन्होंने देखा कि एक यंग इंटर्न है जो कि उनकी तरफ एक अनयूजुअल इंटरेस्ट लेकर उन्हें देख रही है। और रिपोर्ट्स में दर्ज है कि यहीं से क्लिंटन और मोनिका की जो बातचीत थी वो शुरू होती है और ये बातचीत बेहद इनफॉर्मल थी। खैर, समय आगे बढ़ा। नवंबर 1995 में बताया जाता है फेडरल गवर्नमेंट का शटडाउन लगा हुआ था। जब ये शटडाउन हुआ तो बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे, जो स्टाफर्स थे, लोग काम करने वाले थे ऑफिस के अंदर, उन्हें घर भेज दिया जाता है। सिर्फ कोर जो टीम थी, जो कोर लोग थे टीम के, वही वेस्ट विंग के अंदर बचे हुए थे और वही लोग ऑफिस आते थे। बहुत ही थिन स्टाफ था एक तरह से। तो यही जो थिन स्टाफ था, इसी माहौल का फ़ायदा उठाते हुए प्रेसिडेंट क्लिंटन जो थे, उनके कुछ लोगों में उन्होंने सेलेक्ट किया मोनिका लेविंस्की को। क्लिंटन, जो उनको अपनी एक टीम चाहिए थी, उन बहुत ही कम लोगों में से भी, उन लोगों के अंदर भी उन्होंने मोनिका लेविंस्की को सिलेक्ट किया। और जब ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाता है तो इसके बाद देर रात तक कई बार काम किया जाता था यहाँ ऑफिस के अंदर। कई दफ़ा पार्टीज़ होती थी ऑफिस के अंदर। बताते हैं कि पॉलिटिकल डिस्कशंस देर रात तक चलते रहते थे। ये सारी चीज़ें लगातार चली। स्टार रिपोर्ट के हिसाब से इसी दौरान ओवल ऑफिस के आसपास में प्रेसिडेंट क्लिंटन के प्राइवेट स्पेसेस में
कभी उनकी लाइब्रेरी, कभी उनके जो ऑफिस स्पेस होते थे वहाँ पे, बताते हैं कि इंटर्न मोनिका लेविंस्की और प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, यूएस के प्रेसिडेंट के बीच में फिजिकल रिलेशंस बने और दोनों के बीच में यहीं से जो अफेयर था उसकी शुरुआत हो चुकी थी। इस अफेयर की शुरुआत के बाद करीबन अगले ही महीने देखा गया दिसंबर 1995 में कि मोनिका को अब पेड पोजीशन मिल जाती है। अभी तक वो एक अनपेड इंटर्न थी, लेकिन उसको अब पैसे मिलने लगे थे प्रति महीना बाकी सारे एम्प्लॉयज़ की तरह। यहाँ उसको पेड पोजीशन मिल गई। पेड पोजीशन दी भी गई तो कहाँ, लेजिस्लेटिव अफेयर ऑफिस के अंदर। अब वो फॉर्मली जो कांग्रेस मेंबर्स के लेटर्स हुआ करते थे, मैसेजेस हुआ करते थे, या कहें कि सेंसिटिव डॉक्यूमेंट हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें लेकर ओवल ऑफिस में जा सकती थी। वहाँ पे जाके डायरेक्टली वो प्रेसिडेंट क्लिंटन से मिल सकती थी। तो ये ज़ाहिर बात है कि उसको एक गेटवे यहाँ पे क्लिंटन ने प्रोवाइड किया था। ये जो नया रोल था, ये दरअसल इस पूरे अफेयर के लिए क्लिंटन के और लेविंस्की के एक परफेक्ट कवर की तरह बन गया। मतलब यहाँ पे ये इस तरह का था कि ऑफिशियल काम से के बहाने वो फ्रिक्वेंटली और लेजिटमेट एक्सेस उसको मिलता था, फ्रिक्वेंटली यहाँ पे विजिट करती थी, क्लिंटन के पास उसका जाना होता रहता था। कुछ ही महीनों के अंदर दोनों के बीच में एक क्लियर पैटर्न डेवलप हो गया, ये देखने को मिला, और इसका गवाह हर कोई बना वहाँ पे उस समय व्हाइट हाउस में। बताया ये भी जाता है कि व्हाइट हाउस के इंटरनल फोन सिस्टम पर क्लिंटन अक्सर मोनिका को कॉल किया करते थे। वो कॉल कभी भी किसी भी टाइम होता था, कभी दिन में, कभी देर रात। ये भी देखा गया कि अगर हिलेरी क्लिंटन, जो कि वाइफ थी उनकी, बिल क्लिंटन की, अगर वो आसपास हैं या फिर कोई भी सीनियर स्टाफ मेंबर आसपास है, क्लिंटन को जो करीबी से जानता है, अगर वो आसपास होते थे तो ये जो कॉल होती थी मोनिका को क्लिंटन के द्वारा, उसको बहुत ही छोटा और कोडेड रखा जाता था। बहुत ही कोडेड तरीके से वो बात किया करते थे। इस बीच में मोनिका जो थी वो प्रेसिडेंट के लिए, क्लिंटन के लिए कई छोटे-छोटे जो गिफ्ट्स थी वो भी लाया करती थी। इनमें से एक ऐसा गिफ्ट था जो कि एक बहुत ही बड़े ब्रांड का, ह्यूगो बॉस का एक टाई, ह्यूगो बॉस की एक टाई थी जो कि फाइल फोल्डर के अंदर छुपाकर ओवल ऑफिस मोनिका ले गई थी। और वहाँ पे जाके वो जब उसने जिस भी सीक्रेट तरीके से दी हो बिल क्लिंटन को, देखा ये गया कि कुछ ही हफ्तों के बाद एक डेमोक्रेटिक फंड-रेज़र प्रोग्राम के अंदर बिल क्लिंटन वही टाई पहने हुए दिखाई दिए। लोग धीरे-धीरे ये सब समझ रहे थे कि क्या चल रहा है। क्राउड से गुजरते हुए इस बीच में ये भी देखा गया कि जब यहाँ इस इवेंट में जब बिल क्लिंटन वापस आ रहे थे, तो वहाँ पे मोनिका लेविंस्की उन्हें रोकती है, उनके पास जाके एक बहुत ही फ्लर्टी अंदाज में, एक फ्लर्टेशियस टोन में ये कहती है कि हे हैंडसम, आई लाइक योर टाई। तो ये जो चीज़ थी, एक इंटर्न के और एक प्रेसिडेंट के, यूएस प्रेसिडेंट के बीच का एक इन्फॉर्मल कन्वर्सेशन जो था, सभी लोग उसको गवाह तो बन ही रहे थे, उसको नोटिस कर रहे थे, लेकिन ये बातें कई लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। इस बीच में ऐसा नहीं कि क्लिंटन की तरफ से कोई गिफ्ट्स या कोई पहल नहीं की जा रही हो। क्लिंटन की तरफ से जो गिफ्ट्स थे वो रिटर्न किए जाते थे मोनिका लेविंस्की को। कई बार बुक्स दी गई, कई बार पोएट्री कलेक्शंस, स्टफ़ टॉयज़ दिए गए। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल कर सामने आता है कि क्लिंटन की जो पर्सनल सेक्रेटरी थी, बेटी क्यूरी, वो एक सेंट्रल रोल में दिखती हैं इस पूरे के पूरे केस के अंदर। बेटी क्यूरी के बारे में बताते हैं कि उनका जो डेस्क था, वो ओवल ऑफिस के बिल्कुल बाहर हुआ करता था, यानी कि अंदर क्लिंटन से मिलने के लिए जो भी आएगा जाएगा, उन्हें सबकी खबर रहती थी और सब लोगों को उनसे मिलके या उनकी परमिशन से जाना पड़ता था। पर्सनल सेक्रेटरी थी क्लिंटन की। स्टार रिपोर्ट के मुताबिक, जो बाद में सारे डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुए, मीडिया प्रोफाइल्स जितनी जितनी सारी आईं, तो उसके मुताबिक ये बताया जाता है कि क्यूरी ही वो महिला थी जो कई बार मोनिका को इनडायरेक्ट रूट से प्राइवेट ऑफिस तक ले जाती थी, ताकि दूसरे स्टाफ्स को पता ना चले। कई बार क्यूरी के बारे में बताते हैं कि वो जब अगर अपने घर पे भी हैं, ऑफ पर भी हैं, स्पेशली उन्हें व्हाइट हाउस बुलाया जाता था और वो व्हाइट हाउस आती थी, मोनिका को सिक्योरिटी बाईपास कराकर क्वाइटली क्लिंटन के पास तक ले जाती थी। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में बाद में सामने आई हैं और इसी वजह से ये जो स्कैंडल है, ये आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल कहा जाता है। फ़ोन लॉग्स में भी ये बात सामने दिखती है रिपोर्ट्स में कि क्यूरी ने जो मोनिका के फ़ोन लॉग्स थे, कई बार जो कॉल्स आते थे, ऑफ़िशियल रिकॉर्ड से वो कॉल्स हटाए। कई बार कुछ ऐसे कॉल थे जिनका जो नाम था, वो उसका नाम चेंज करके उसे के नाम से, KAY, इस नाम से वहाँ पे लिखा हुआ था अपने कॉल रिकॉर्ड्स के अंदर। ये सारी एंट्रीज़ यहाँ पे मिली हैं बाद में एजेंसीज़ को, जब उन्होंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की। बाद में ये भी सामने आता है कि सीक्रेट सर्विस के कुछ ऐसे एजेंट्स थे, कुछ ऐसे यूनिफ़ॉर्म्ड ऑफ़िसर्स थे, जिन्होंने कोर्ट के सामने टेस्टिफ़ाई किया कि मोनिका को वीकेंड्स पर वेस्ट विंग में आते-जाते उन्होंने देखा है। वीकेंड्स पर जब कोई स्टाफ यहाँ पे नहीं आ रहा है, उस समय अगर क्लिंटन ऑफ़िस में है, तब भी मोनिका को यहाँ पे आते-जाते उन लोगों ने भी, सीक्रेट सर्विस के स्टाफ ने भी देखा। ये सारी चीज़ें कोर्ट में बाद में बताई गई हैं। एक ऑफ़िसर ऐसा भी था उस समय कोर्ट में टेस्टिफ़ाई करने वाला, जिसके मुताबिक ये कहा गया कि क्लिंटन ने एक बार उससे कहा था कि क्लोज़ द डोर, शी विल बी हियर फॉर अ व्हाइल। लोअर लेवल पर भी लोग जो थे, आप सोचिए कि उनको भी सेंस हो रहा था, वो भी ये समझ रहे थे कि कुछ तो चल रहा है यहाँ पे, कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट के खिलाफ सामने सीधा बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे। खैर, ये सब चीज़ें सामने आती हैं। टेप्स, लेटर्स और टेस्टिमनीज़ से ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि मोनिका और क्लिंटन के बीच में जो सेंटिमेंटल नोट्स थे, उनकी भी शेयरिंग हुई थी। इस समय बताया जाता है कि मोनिका क्लिंटन को कई सारे निकनेम्स दिया करती थी। फ्यूचर ड्रीम्स दोनों के साथ में बनाती थी। उनको ऐसा लगता था कि कहीं एक समय पर ऐसा आएगा कि जब बिल क्लिंटन अपनी वाइफ हिलेरी क्लिंटन को डाइवोर्स देंगे और उसके बाद इन दोनों का एक फ्यूचर आगे डेवलप होगा। लेकिन ऐसा कभी होने नहीं वाला था।
दूसरी तरफ यहाँ पे क्लिंटन ने क्लियर रूल्स अपनी तरफ से बना के रखे थे। आप देखिए, आप 2 तरीके के यहाँ पे वेज़ देखेंगे। एक तरफ मोनिका जो है, उसका एक ड्रीम अलग चल रहा है, लेकिन क्लिंटन जो है उसने इस तरह के रूल्स यहाँ पे बना के रखे थे कि कभी भी अपना प्राइवेट नंबर मोनिका को नहीं दिया। सिर्फ़ वही कॉल कर सकते थे मोनिका को। ये भी चीज़ उन्होंने यहाँ पे डेवलप करके रखी थी। कोई भी पब्लिक आउटिंग साथ में नहीं होगी, दोनों साथ में कहीं बाहर नहीं जाएँगे। लेटर्स जो हैं, फ़ोटोज़ जो हैं, उनको अवॉइड किया जाएगा कभी मोनिका के साथ में। स्टिल यहाँ पे कई सारे फ़ोटोज़ हैं जो कि मोनिका के साथ उनके दिखते हैं। खैर समय बीता, अगला साल आया। अगला साल ऐसा था कि प्रेसिडेंट को इस साल इलेक्शंस की वजह से बाहर जाना पड़ा। ये यूएस इलेक्शंस का साल था 1996। प्रेसिडेंट के इस अफेयर की खबर इस समय तक सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंच चुकी थी, ओवल ऑफिस के अंदर भी। और इसी के तहत यहाँ पे अप्रैल 1996 में ही बताया जाता है कि डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ एवलिन लिबरमैन ने एक्शन लिया इस पूरे केस के ऊपर। यानी कि एक्शन लिया गया, प्रेसिडेंट के ऊपर तो ले नहीं सकते, एक्शन लिया जाता है पेड इंटर्न मोनिका लेविंस्की के ऊपर। ऑफिशियल रीज़न उन्होंने यहाँ पे ये दिया एक्शन लेते हुए, और ये कहा कि मोनिका जो है वो ओवल ऑफिस में, वर्क प्लेस के अंदर उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी इमेच्योर है, गॉसिप करती रहती है, यहाँ से वहाँ बातचीत करती है, टाइम वेस्ट कर रही है, उसका काम पर फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। ये सारी चीज़ें बताते हुए यहाँ पे मोनिका को लिबरमैन ने, जो वो महिला थी, उन्होंने शिफ्ट करने का, इस ऑफिस से निकाल कर दूसरी जगह भेजने का प्लान बना लिया था। और वो ऐसा इसलिए भी कर पाई क्योंकि 1996 ये जो यूएस इलेक्शन था, नज़दीक आ चुका था। अप्रैल का ये महीना था जब उन्होंने ये एक्शन लिया है, और क्लिंटन जो थे वो इलेक्शन में इतने ज़्यादा बिजी थे कि इस समय पर मोनिका से कॉन्टैक्ट वो नहीं कर पा रहे थे। खुद से ही वो कॉल किया करते थे मोनिका को, क्योंकि तो वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से मोनिका ने भी उन्हें ये सब बातें नहीं बता पाई। खैर मोनिका को यहाँ पे व्हाइट हाउस से अब शिफ्ट करके, हटा के पेंटागन के पब्लिक अफेयर्स ऑफिस में भेज दिया जाता है, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब पेंटागन में पहुँचने के बाद एक तरफ व्हाइट हाउस में थे, बिल क्लिंटन थे वहाँ पे, कई सारे और लोग थे। एक पॉलिटिकल जो जंकी, वो एक माहौल की लड़की थी, तो उसको वो सारी चीज़ें पसंद आती थी कि किस तरह से पावर और पॉलिटिक्स काम करती है। लेकिन पेंटागन में एक अलग ही दुनिया थी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के बीच में, प्रेस रिलीज़ेज़ के बीच में, और बोरिंग रूटीन जो रहता है एक किसी भी मिलिट्री दफ्तर के अंदर, तो पेंटागन में उसी तरह का रूटीन था। तो यहाँ पे मोनिका बहुत ही ज़्यादा डल फ़ील करने लगती है, महसूस बहुत ही बेकार करने लगती है। करीबन यहाँ 5 महीने बीते। उसकी मुलाकात इसी ऑफिस के अंदर एक महिला से होती है, नाम था लिंडा ट्रिप। अब लिंडा ट्रिप जो थी वो एक करियर सिविल सर्वेंट थी। पहले व्हाइट हाउस में काम करती थी, लेकिन अब यहाँ पेंटागन में उनको भेज दिया गया था। क्लिंटन के साथ वो पहले भी काम कर चुकी थी, और क्लिंटन के कई सारे, क्योंकि पेंटागन में काम करती थी और प्रॉपर सिविल सर्वेंट थी, तो कई सारे सीक्रेट्स भी जानती थी बहुत पहले से। ट्रिप जो थी वो दरअसल बताया जाता है क्लिंटन को नापसंद करती थी पूरी तरह से। क्लिंटन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, चाहे वो उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन में इस समय पर काम कर रही थी, उनकी सरकार थी। फिर भी वो एक व्यक्ति के, एक लीडर के तौर पर क्लिंटन को पसंद नहीं करती थी। लेकिन मोनिका इस बात को नहीं जानती थी कि ये जो महिला है ट्रिप, जिससे उसकी बातचीत हो रही है, उसका क्लिंटन के बारे में क्या विचार है। तो खैर ट्रिप के साथ में मोनिका की कई सारी बातचीत हुई, लेकिन जब समय के साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती गई, दोनों रात को कॉल पर बात किया करते थे फ़ोन पर, तो यहाँ पे ट्रिप को मोनिका ने एक दिन अपना एक रात कॉल पर एक सीक्रेट बताया। उसने कहा कि मेरा अफेयर जो है वो प्रेसिडेंट बिल बिल क्लिंटन के साथ में है। ये बात ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, लेकिन जब उसे ये बात पता चली, तो बताया जाता है कि इसके बाद कई सारी ऐसी बातें थी पूरे अफेयर के दौरान की, जो मोनिका ने ट्रिप को बताई। जो भी सारी चीज़ें थी, शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से ये लोग मिलते हैं, किस तरह से बिल क्लिंटन उसे कॉल करते हैं, सारी चीज़ें बताई। सितंबर 1997 में बताया जाता है कि ट्रिप ने अपनी एक पुरानी दोस्त को, जिसका नाम था लुसियान गोल्डबर्ग, उसे कॉल करके ये सारी चीज़ें जो थी, जितनी बातें मोनिका के द्वारा बताई गई थी क्लिंटन के बारे में ट्रिप को, ये सारी बातें ट्रिप ने अपनी दोस्त लुसियान को बता दी। अब लुसियान का यहाँ पे ज़िक्र इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो नॉर्मल कोई महिला नहीं थी, वो एक न्यूयॉर्क लिटरेरी एजेंट थी। ट्रिप ने यहाँ पे लुसियान को बताया कि एक यंग लड़की है और वो एक अफेयर के अंदर है बिग क्रीप के साथ में। यहाँ पे उस रिपोर्ट के अंदर, उस पूरे कॉल के अंदर बिग क्रीप के नाम से क्लिंटन को डिनोट किया था। यहाँ पे बताया गया था क्लिंटन के बारे में ट्रिप के द्वारा लुसियान को कि एक बिग क्रीप के साथ में वो अफेयर में है। गोल्डबर्ग यहाँ पे समझ गई थी कि ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल डायनामाइट होने वाला है। उन्होंने, लुसियान ने ट्रिप को ये कहा, सजेस्ट किया कि मोनिका के जो फ़ोन कॉल्स हैं उनको सीक्रेटली रिकॉर्ड करना शुरू करो। वो सारी चीज़ें, जितनी बातें तुम उससे करती हो, वो सब रिकॉर्ड कर लो, ये आगे हमारे काम आ सकता है। ट्रिप ने इसके बाद ऐसा ही किया। करीबन 2 महीने निकलते हैं, 2 महीने बीते। मोनिका और ट्रिप के बीच में बातचीत चल रही थी। नवंबर 1997 में बताया जाता है ये बातचीत हुई। एक कॉल के दौरान मोनिका बताती है कि उसके पास एक नेवी ब्लू कलर की गैप ड्रेस है, और उस ड्रेस में क्लिंटन के साथ जब वो उस दौरान में थी, तो उस दौरान एक फिजिकल एनकाउंटर के बाद के कुछ स्टेन्स हैं, कुछ निशान उस पर हैं। इस तरह की ड्रेस उसके पास में है। जैसे ही ट्रिप को ये बात पता चलती है, तो वो समझ चुकी थी कि ये एक फिजिकल एविडेंस है उसके पास। ट्रिप तुरंत ही लुसियान को, अपनी दोस्त को, जिसको वो पहले भी मोनिका की सारी बातें बता रही थी, उसको ये कॉल करके बताती है कि इस तरह की ड्रेस है, एक फिजिकल एविडेंस हमारे पास में है। दोनों ने यहाँ पर डिसाइड किया, और दोनों ही देखिए अब डिटेक्टिव स्टाइल में बातचीत कर रही थी कि क्या, किस तरह से हम
यूएस के प्रेसिडेंट को फंसा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। दोनों ने डिसाइड किया कि ड्रेस को या तो हम चुरा लें, इन्वेस्टिगेटर्स के पास में ले जाएं, केन स्टार एक इन्वेस्टिगेटर हैं जो कि क्लिंटन के बिल्कुल खिलाफ है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनके पास में ले जाएं, या बाकी कई सारे मीडिया चैनल्स थे, या फिर यहाँ पे हम ये करें कि कैसे भी करके इस ड्रेस को सेव करके रखें। इस ड्रेस को सेव करके रखना दोनों ने उचित माना और उसके बाद इसी पे डिसाइड किया कि आगे इसको हम बस सेव करके रखना है, एक सही समय पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस बीच एक वाकया ये भी हुआ कि अब कैसे सेव करके रखना है। तो मोनिका ने इस दौरान में, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ये जो ड्रेस है ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आगे जाके, उसका कोई दूसरा व्यू पॉइंट नहीं था क्लिंटन के खिलाफ में। तो यहाँ पे मोनिका ने एक दिन उसे एक फैमिली फंक्शन में जाना था। उसने रात को कॉल करके, जब बातचीत चल रही थी एक दिन पहले ट्रिप के साथ में उसकी, तो उसने ट्रिप को कहा कि मैं ड्राई क्लीन के लिए उस ड्रेस को दे रही हूँ, जो वो ड्रेस है, और उसको ड्राई क्लीन करने के बाद मैं अपने फैमिली फंक्शन में पहनूंगी। यहाँ ट्रिप ने साइकोलॉजिकली गेम खेला। मोनिका से कहती है कि तुम उस ड्रेस में बहुत ज़्यादा मोटी लगती हो, वो ड्रेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसे फेंक दो और कुछ नया पहनो, वो तुम पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज़ ये भी कहा कि अगर फ्यूचर में ये सोचो कि क्लिंटन तुम्हें धोखा देते हैं या कुछ गलत होता है, तो ये ड्रेस कम से कम तुम्हारे काम आ सकती है। इस तरह की चीज़ जब मोनिका को कही गई ट्रिप के द्वारा, मोनिका ने ये ड्रेस नहीं पहनी, नहीं ड्राई क्लीन भी नहीं कराई। ये सारी चीज़ें यहाँ से निकलती हैं, लेकिन इस समय बताया जाता है कि मोनिका के दिमाग में भी ट्रिप के साथ बातचीत करते समय ये आ चुका था कि वो कितना बड़ा एक सीक्रेट, दुनिया के सबसे बड़े एक तरह से देश का, अमेरिका का, उसके राष्ट्रपति का एक सबसे बड़ा सीक्रेट जो है वो छुपा के रख रही है, और वो सिर्फ एक पेड इंटर्न थी। एक तरफ प्रेसिडेंट के साथ में उसका अफेयर था, तो ये कहीं न कहीं एक दिमाग में उसके एक नैरेटिव सेट होने लगा था। खैर 1997 के एंड तक बताया जाता है पेंटागन में जो लगातार अब तक मोनिका काम कर रही थी, वो अब इस काम से बोर हो जाती है। स्टार रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ उसने रिवर्स हैरेसमेंट टाइप का एक डायनामिक यूज़ करना शुरू किया। ये बताया जाता है सामने कि प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा वो राज क्योंकि छुपा रही थी, उसे ऐसा लगता था। इस वजह से उसने सोचा कि उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट इस तरह का मिलना चाहिए। और इसी के तहत बताते हैं कि अक्टूबर 1997 में उसने यूएन एम्बेसडर बिल रिचर्डसन से लो लेवल जो जॉब है उसके लिए इंटरव्यू यहाँ पे दिया। दिसंबर 8, 1997 को उसने बेटी क्यूरी को, जो कि पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करती थी बिल क्लिंटन की, उनसे भी कहा कि मुझे कहीं दूसरी जगह जॉब दिलाया जाए, क्योंकि बेटी क्यूरी भी उन दोनों के बारे में सब कुछ चीज़ें जानती थी। तो ये भी बताते हैं कि बेटी क्यूरी ने कई बड़ी जगहों पर कॉल करके एक अच्छी प्रोफाइल का जॉब जो है वो देखने के लिए कहा कई सारे लोगों को मोनिका के लिए। और इसके बारे में ये भी सामने आती है रिपोर्ट कि मोनिका के पास में रिवर्ट भी आया। 3 दिन के बाद ही एक शख्स ने मोनिका से मिलने के लिए बात करी थी, और ये यहाँ पे जॉब की बात चल रही थी फोर्ब्स के अंदर। कई सारे दूसरे कॉन्टैक्ट्स जो थे उनसे बातचीत इस तरह की चल रही थी कि बड़ी जगहों पर मोनिका को जॉब दिलाया जाए, एक पैरेलल ट्रैक पर उसको एक बड़ा जॉब मिल सके। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन इस दौरान में एक और चीज़ यहाँ पे अमेरिका के अंदर चल रही थी। दरअसल क्या था कि अब तक सारी चीज़ें नॉर्मल आपको लग रही होंगी, लेकिन यहाँ से अब ट्विस्ट आने शुरू होते हैं, क्योंकि जो कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, ट्रिप ने जो लगातार अब तक मोनिका की कॉल रिकॉर्डिंग्स की थी, अब वो उसने लुसियान को देना शुरू कर दिया। जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग्स थी वो उसने लुसियान को दी, और लुसियान ने अपनी ये कॉल रिकॉर्डिंग जितनी थी वो सारी की सारी अपने एक पत्रकार, अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त माइकल इसिकॉफ को यहाँ पे देने का निर्णय लिया। माइकल इसिकॉफ के पास में ये सारी रिकॉर्डिंग दी जाती है। माइकल इसिकॉफ दरअसल न्यूज़ वीक के अंदर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हुआ करते थे। इसिकॉफ ने इन सारी रिकॉर्डिंग्स को देखकर, उसको आधार बनाकर अपना एक आर्टिकल लिखा, और इस आर्टिकल को मैगज़ीन में पब्लिश कराने वाले थे। इन सारे आर्टिकल्स को, इन सारी रिकॉर्डिंग्स को बेस बनाकर जो स्टोरी उन्होंने लिखी थी, ये जब मैगज़ीन में छपती, लेकिन एंड मोमेंट पर मैगज़ीन के जो मालिक थे, वो भी इस पूरी स्टोरी को देखकर घबरा गए। उन्होंने कहा कि आखिर ये छाप क्या रहे हैं? उन्होंने देखा तो एक पेड इंटर्न ओवल ऑफिस की और यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के बीच में अफेयर की बातचीत है, जो कि हमारी इस मैगज़ीन में छपेगी न्यूज़ वीक में। मालिक इससे घबरा गए और उसके बाद उन लोगों ने इस आर्टिकल को लास्ट मोमेंट पर होल्ड कर दिया। जैसे ये होल्ड किया जाता है, अब ये लीगल रिस्क की वजह से किया गया हो, आप सोच सकते हैं कि जो कंसर्न रेज़ होंगे यहाँ पे इस आर्टिकल के छपने के बाद, उसकी वजह से किया गया हो। तो ये जो एक एडिटोरियल हेजिटेशन थी, उसके चलते इसको रोक दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा एक्सपोज़ था, आप सोचिए, जिसे रोक दिया गया अचानक से। लेकिन कहते हैं कि जब खबर एक बार निकल जाती है, तो उसके बाद वो कभी भी रुकती नहीं है। अगर आप उसको पब्लिश नहीं करेंगे, कहीं न कहीं से वो अपना रास्ता ढूँढ लेती है, पानी की तरह होती है खबर। यही कुछ यहाँ पे हुआ। ये जो खबर थी, मीडिया सर्कल के अंदर फैलना शुरू हो गई कि प्रेसिडेंट क्लिंटन का एक अफेयर रिलेटेड न्यूज़ है, जिसको होल्ड किया गया है न्यूज़वीक के द्वारा। इसी के चलते यहाँ से एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हुआ करते थे, नाम था मैट ड्रग। मैट ड्रग जो थे एक अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, 21 जनवरी 1998 को उन्होंने अपनी एक ड्रग रिपोर्ट बनाई, और यूएस की एक इंटरनेट गॉसिप साइट, एक ऐसी साइट थी जिस पे कुछ भी चीज़ें, कई सारी चीज़ें ऐसे बड़े-बड़े जर्नलिस्ट लीक कराया करते थे। यहाँ पे वो जो रिपोर्ट थी वो लीक करा दी। मैट ड्रग की उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि न्यूज़ वीक ने प्रेसिडेंट के अफेयर के स्कैंडल का एक पूरा बड़ा ब्यौरा, एक पूरी बड़ी रिपोर्ट जो है उसको दबा दिया है।
उसको हाइड कर दिया है। जैसे ही यहाँ से ये खबर लीक होती है उस न्यूज़ गॉसिप साइट पर, आप ये मानिए कि पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया जो थी, जिसका अब तक इस बात पे ध्यान नहीं गया था, वॉशिंगटन पोस्ट, एबीसी, सीएनएन, सारे के सारे मीडिया चैनल्स यूएस के, दुनिया भर के, इन सब की नज़र इस पूरे केस के ऊपर यहीं से पड़नी शुरू हो चुकी थी। यहीं पे अब ये अपने फुल बीस्ट मोड में आ चुके थे, फुल ब्लास्ट मोड में आ चुके थे। अब ये खबर तो लीक हुई पूरे अमेरिका में। इस दौरान आप देखिए कि क्लिंटन के ऊपर हैरेसमेंट का एक पुराना केस भी चल रहा था, पॉला जोन्स का, जो आपको शुरुआत में एपिसोड के बताया था। इसी के तहत 17 दिसंबर 1997 को पाउला जोन्स के जो लॉयर्स थे, उन्होंने मोनिका लेविंस्की को कोर्ट में समन किया। बुलाया जाता है कोर्ट के अंदर मोनिका को। दरअसल मोनिका को यहाँ पे कोर्ट में डिपोजिशन देना था और प्रेसिडेंट से मिले हुए जितने भी गिफ्ट थे, क्लिंटन से मिले हुए, वो सारे कोर्ट में प्रोड्यूस करने थे। 28 दिसंबर को मोनिका एक बार इसी के दौरान जब ये सब चीज़ें बाहर आ गई थी, तो बताया जाता है रिपोर्ट में कि 28 दिसंबर का वो दिन था जब एक बार व्हाइट हाउस जाती है। ये उसकी आखिरी लास्ट विजिट बताई जाती है। विजिट लॉग जो थे वो बेटी क्यूरी खुद ही, जो पर्सनल सेक्रेटरी थी क्लिंटन की, वो खुद मैनेज करती थी, तो उसमें उसका नोटिफाई उसको नहीं किया गया, उसको एंट्री नहीं डाली गई। लेकिन क्लिंटन से यहाँ जो प्राइवेट मीटिंग हुई मोनिका की, उसके बारे में बाद में ये सारी चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं डिटेल रिपोर्ट्स में निकली हैं। ये लोग, इन लोगों ने आके कोर्ट के सामने, एजेंसीज के सामने टेस्टिफाई किया है, तब जाके ये बातें सामने आई हैं। बताते हैं कि यहीं पे दोनों के स्टेटमेंट्स अलग अलग डाइवर्ट होते हुए शार्पली दिखते हैं। मोनिका के मुताबिक, जो उसने बाद में कहा, उसने कहा कि प्रेसिडेंट ने इनडायरेक्टली सिग्नल दिया था कि एफिडेविट और जो डिपोजिशन है, उसमें तुम्हें अफेयर को डिनाई करना है। अगर हमारे अफेयर के बारे में, यानी कि क्लिंटन और मोनिका के अफेयर के बारे में पूछा जाए, तो इसे डिनाई करना है। कोर्ट के सामने साफ था कि जो सच है उसको लीगली मैनेजेबल तरीके से झूठ में कन्वर्ट किया जा रहा है क्लिंटन के द्वारा। दूसरी तरफ क्लिंटन के मुताबिक ये कहना था कि उन्होंने सिर्फ ये कहा था मोनिका से कि सच बोलना, लेकिन तुम्हें हर छोटी चीज़ डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल लायक हैं, आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से ये सब क्या बातें चल रही थी और क्या क्लिंटन बताना चाह रहे थे, कहना चाह रहे थे। इसी दिन के बारे में बताया जाता है कि यही वो दिन था, गिफ्ट्स का भी इशू यहीं पे डिस्कस हुआ था। कुछ दिन बाद ये भी देखा गया, बेटी क्यूरी ने भी आके जो अपने टेस्टिफाई किया था कोर्ट के सामने, उन्होंने भी ये कहा कि मोनिका के घर पे जब वो गई थी, यहाँ इस दिन जब गिफ्ट के बारे में चर्चा हुई कि वो गिफ्ट जो दिए गए एक दूसरे को, उसका क्या करना है, तो बेटी क्यूरी को मोनिका के घर भेजा जाता है और उस घर में जाके वो एक-एक गिफ्ट क्लिंटन का दिया हुआ जो था, वो एक बॉक्स में भरती हैं, उस बॉक्स को ले जाके अपने घर में अपने बेड के नीचे रख देती हैं। ये सारी चीज़ें कर ली थी इन लोगों ने कि 1998 को मोनिका जो थी, उन्होंने एक एफिडेविट साइन किया। इस एफिडेविट में वो डिक्लेयर करने वाली थी और इनफैक्ट बताया जाता है उन्होंने डिक्लेयर किया था कि क्लिंटन के साथ उनका कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं था। अभी तक कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं रहा है। जब ये चीज़ें हुई, इस दौरान में 2 चीज़ें बताई जाती हैं, 2 अलग-अलग बातें बताई जाती हैं कि एक तरफ जो ट्रिप जिनके साथ में वो बातचीत किया करती थी मोनिका, अपनी सारी बातें वो ट्रिप को ही उसने बताई थी पेंटागन ऑफिस में। इस दौरान उसने ये बात भी ट्रिप को बता दी थी कि वो कोर्ट के सामने झूठ बोलने वाली है। 2 दिन के बाद ही ट्रिप अपने लॉयर जिम मूडी को सीक्रेटली जो बनाए गए टेप्स थे मोनिका के, वो देती हैं। ना सिर्फ वो देती हैं, इसके अलावा वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट काउंसिल केन स्टार, जो कि बहुत ही समय से, लंबे समय से इन्वेस्टिगेटिव तरीके से पीछे लगे हुए थे बिल क्लिंटन के, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनके वाटरगेट स्कैम की। उन केन स्टार के पास में जाके ट्रिप उनको बताती हैं कि मोनिका जो है वो एफिडेविट में अदालत में झूठ बोलने वाली है। यानी कि ये बात भी उन्होंने आगे जाके बता दी थी मोनिका के अगेंस्ट में। ये कहा ट्रिप ने केन स्टार से कि मोनिका जो है वो झूठ तो बोलेगी ही, लेकिन क्लिंटन ने उसे ये झूठ बोलने के लिए एनकरेज किया है और आपको इस पे एक्शन लेना चाहिए। केन स्टार ने यहाँ पे अब एक प्लान बनाया और लिंडा को मिलने के लिए भेजा जाता है मोनिका से। लेकिन इससे पहले एफबीआई एजेंट्स के साथ में उन्होंने लिंडा की को पूरी तरह से एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग डिवाइस उसकी साथ में उसके पर्स में लगा दिया था, जिससे कि यहाँ पे जो भी बात उसकी मोनिका से हो वो अब ऑफिशियली उन लोगों के पास में सामने रिकॉर्डेड आ जाए। पेंटागन सिटी के रिट्ज कार्ल्टन होटल के बार में दोनों की मीटिंग सेट होती है। मीटिंग के दौरान जब बातचीत हो रही थी तो रिकॉर्डिंग शुरू होती है। मोनिका खुलकर एक-एक बात फिर से एक बार लिंडा ट्रिप को बता रही थी, अपनी उसी दोस्त को जो पहले बता चुकी थी सारी चीज़ें। 16 जनवरी को केन स्टार जो थे, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से एक स्पेशल परमिशन मांगी, क्योंकि अब वो इन्वेस्टिगेशन वाटरगेट स्कैंडल से भी हटके यहाँ लेविंस्की और मोनिका लेविंस्की और बिल क्लिंटन का जो स्कैंडल था, उसके ऊपर भी करना चाहते थे। तो उन्होंने यही परमिशन मांगी कि आप इन्वेस्टिगेशन का स्कोप जो है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। क्लिंटन और लेविंस्की का जो इश्यू चल रहा है उसको भी कवर करना चाहते हैं। और जज जो थे, 3 फेडरल जजेस थे, उन्होंने, उनके पैनल ने इस पूरे इनकी स्पेशल अप्रूवल, इसको परमिशन को अप्रूवल दे दिया। उन्होंने कहा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है हम इसको मानते हैं, आप अपना दायरा एक्सपेंड कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन का। इसी दिन रिट्ज कार्ल्टन में मोनिका की एक और मीटिंग शेड्यूल थी, ट्रिप के साथ में दूसरी मीटिंग भी यहाँ पे होने वाली थी इनकी। लेकिन बताया जाता है कि एफबीआई और जो बाकी टीम थी, सडनली यहाँ पे जो इसकी जो केन स्टार था, उनकी जो टीम थी, सडनली यहाँ पे पहुँच जाती है। मोनिका को इंटरसेप्ट किया जाता है, उनको एक होटल के रूम में ले जाकर वहाँ पे बिठाया जाता है और कहा जाता है कि हमें पता है कि आप एफिडेविट में आपने झूठ बोला है, आप ऑब्स्ट्रक्शन या प्रीज्यूरी जैसे सीरियस फेडरल क्राइम जो है उन्हें फेस कर सकती हैं। आपको कोऑपरेशन अगर नहीं किया आपने हमारे साथ,
तो रियल लाइफ में आपको एक तरह से देखा जाए तो जेल भेजा जा सकता है। आप यहाँ पे पूरी तरह से कोर्ट की अवहेलना कर रही हैं, कोर्ट के सामने झूठ बोल रही हैं, तो यहाँ पे आपको जेल भी भेजा जा सकता है। हमारे पास आपके खिलाफ सारे सबूत हैं। मोनिका को जब ये सारी चीज़ें पता चली कि उसकी ही दोस्त ट्रिप ने, लिंडा ट्रिप ने, आज तक जितनी उसकी बातें थी वो सब ना सिर्फ रिकॉर्ड की थी, बल्कि ये जो लीगल काउंसिल थे, जो एडवोकेट्स थे, लॉयर्स थे, उन सब के पास तक भी ये सारे डॉक्यूमेंट बातें पहुँचा दी थी। मोनिका बहुत बुरी तरह से शॉक हो जाती हैं। यहाँ से निकलने के बाद अपनी माँ को फ़ोन करती हैं। माँ जो थी न्यूयॉर्क से सीधा ट्रेन पकड़कर वाशिंगटन डीसी पहुँचती हैं। इस बीच में माँ के साथ में एक फैमिली फ्रेंड लॉयर जो थे इन लोगों के, इस मोनिका लेविंस्की की फैमिली के, तो वो जो लॉयर थे, विलियम गिन्सबर्ग उनका नाम बताया जाता है, वो भी यहाँ साथ में पहुँचते हैं। मोनिका के इस पूरे केस को देखने के लिए वो यहाँ पहुँचे थे। अब क्योंकि एक इस तरह के लॉयर थे कि वो भी चाहते थे कि लाइमलाइट में आएँ काफ़ी ज़्यादा। उनके बारे में बताते हैं कि वो मीडिया के सामने आके कुछ भी बोल देते थे, बता देते थे। अचानक प्रेसिडेंट क्लिंटन के ऊपर आरोप लगा दिया करते थे, कई सारे। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ में थी। खैर गिन्सबर्ग ने, जो लॉयर थे मोनिका के, उन्होंने मोनिका को एडवाइस किया कि बिना मुझसे डिस्कस किए आप कहीं भी कुछ नहीं कहेंगी, कहीं भी कुछ साइन नहीं करेंगी। इसके बाद गिन्सबर्ग टीवी शो पर कई दफ़ा जाते रहे, क्योंकि अब आप देखिए कि एक प्रेसिडेंट की बात चल रही है, उनके एक स्कैंडल की बात चल रही है, तो टीवी शोज़ लगातार डिबेट चलाया करते थे अमेरिका में। गिन्सबर्ग को ये मौका मिला मोनिका के लॉयर बनने का, और वो यहाँ पे टीवी शो में जा जाकर बैठा करते थे पैनल पर। बताया करते थे कि ये जो स्टार रिपोर्ट है केन स्टार की, वो यहाँ उनकी क्लाइंट को हैरेस कर रही है। वाटरगेट इस इन्वेस्टिगेशन का टारगेट उनको बनाया जा रहा है मोनिका लेविंस्की को। दूसरी तरफ यहाँ पे क्लिंटन के जो सपोर्टर थे वो भी चुप नहीं बैठे थे। क्लिंटन के जो पॉलिटिकल एडवाइज़र थे वो ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि स्टार के खिलाफ, एक जो केन स्टार है, उनके खिलाफ एक वॉर चलाई जाएगी। मीडिया और पॉलिटिक्स दोनों में ये वॉर हम चलाएँगे, क्योंकि वो क्लिंटन को बदनाम कर रहे हैं। ये सारी बातें चली। 26 जनवरी आ जाता है, 26 जनवरी 1998। इस दिन एक टेलीवाइज्ड प्रेस इवेंट होता है। इस इवेंट के दौरान में बिल क्लिंटन अपनी वाइफ हिलरी क्लिंटन के साथ इस इवेंट के अंदर पहुंचते हैं, और यहाँ पे उन्होंने अपनी वो फेमस लाइन कही। उन्होंने कहा कि आई डिड नॉट हैव सेक्सुअल रिलेशंस विद दैट वुमन मिस लेविंस्की। आई नेवर टोल्ड एनीबॉडी टू लाई, नॉट अ सिंगल टाइम, नेवर। ये जो स्टेटमेंट था बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना। इसके क्लिप्स जो थे वो न्यूज़ चैनल्स पर चले। अगले ही दिन यहाँ पे उनकी जो वाइफ थी हिलरी क्लिंटन, वो एनबीसी के एक शो पर जाती हैं और शो पर जाके कहती हैं कि ये राइट विंग की कॉन्स्पिरेसी है उनके पति के, प्रेसिडेंट क्लिंटन के खिलाफ। ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन इससे थोड़ा पहले ही ये देखा गया था कि 17 जनवरी को क्लिंटन पहले ही, जो पॉला जेम्स का उनके ऊपर केस चल रहा था, पॉला जोन्स के केस में अपनी डिपोजिशन उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि लेविंस्की से कोई भी सेक्सुअल रिलेशन उनके नहीं है, वो उसको डिनाई करते हैं। अगले दिन 18 जनवरी को, डिपोजिशन के अगले दिन, क्लिंटन जो थे बेटी क्यूरी को अपने ऑफिस बुलाते हैं। संडे का ये दिन था। इस दिन ऑफिस बुला के बेटी क्यूरी को वो कहते हैं, और एक तरह से यहाँ पे जब बेटी क्यूरी के जो टेस्टिफाई उन्होंने किया है, तब इस दिन का जिक्र होता है कि वो बेटी क्यूरी से कहते हैं कि खुद सवाल पूछना शुरू करते हैं कि क्या मोनिका कभी भी ओवल ऑफिस में मेरे साथ अकेली थी? क्या वो यहाँ पे आती थी? क्या मैं उसके पीछे था, या फिर वही मेरे साथ में यहाँ आके मुझे अप्रोच किया करती थी? इस तरह के स्टेटमेंट्स बताए जाते हैं बेटी क्यूरी के द्वारा कि जब प्रेसिडेंट ने इस तरह की बातें करना शुरू की, तो उनको भी ये लगा कि वो कहीं न कहीं सबटली अपने ही वर्ज़न को, इवेंट को अपने अकॉर्डिंग अलाइन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनके पक्ष में सारी की सारी बातें कहूँ। स्टार रिपोर्ट ने भी यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मेंशन किया है। उन्होंने कहा है इस इवेंट को मेंशन करते हुए कि ये क्लिंटन के द्वारा पॉसिबली विटनेस टेम्परिंग का एक तरह से अप्रोच था। वो विटनेस टेम्परिंग का एक्शन इस तरह से समझते हैं कि क्लिंटन ये करना चाह रहे थे कि कैसे भी करके जो बेटी क्यूरी हैं या जितने भी लोग हैं, वो उनके खिलाफ कोई भी गवाही ना दे दें। कि 1998 तक केस जो था वो काफ़ी ज़्यादा लीगल बैटल्स में फँस चुका था। क्लिंटन के लॉयर जो थे एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज की डिमांड कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे। कह रहे थे कि हमें केन स्टार के हर सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। फेडरल जजेस जो थे उन्होंने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया क्लिंटन के लीगल एडवाइज़र्स के। उन्होंने कहा कि क्लिंटन की जो पावर है उनको हम लिमिट करते हैं, यहाँ पे केस जो है बहुत बड़ा होता जा रहा है और इस पे पूरी तरह से हर सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। केन स्टार चाहते थे कि सीक्रेट एजेंट्स जो हैं उनको भी टेस्टिफाई करने के लिए कोर्ट में बुलाया जाए कि प्रेसिडेंट क्लिंटन से मोनिका कब-कब मिलने आती थी, क्या प्राइवेट विज़िट होती थी, वेस्ट विंग में क्या होता था। लेकिन यहाँ पे जो जस्टिस डिपार्टमेंट था उन्होंने आर्ग्यू करते हुए ये कहा कि जो भी सीक्रेट एजेंट को आप यहाँ बुलाएँगे तो उन्हें अगर गवाह बनाया जाएगा तो वो पहली चीज़ तो वो सीक्रेट उस तरह से फिर रह नहीं जाएँगे, और दूसरी चीज़ प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो इस वजह से नहीं बुलाया गया कई सारे एजेंट्स को, लेकिन फिर भी ग्रैंड जूरी के सामने बताते हैं कि कुछ ऐसे सीक्रेट एजेंट थे, जो स्टाफर्स थे, उनको बुलाया जाता है टेस्टिफाई करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने वो स्टेटमेंट दिए थे जो हमने आपको पहले भी इस एपिसोड में बताया। खैर जनवरी से जून 1998 के बीच में ये सब चीज़ें एक तरफ चल रही थी, लेकिन इस बीच में मोनिका की जो लाइफ थी, मोनिका लेविंस्की की, वो लिटरली वो बताती हैं कि अब उनकी लाइफ हेल, एक नरक की तरह बन चुकी थी। लगातार उन्हें कोर्ट जाना पड़ता था, लोग तरह-तरह के सवाल पूछते थे, उनकी माँ को भी कोर्ट जाना पड़ता था। ये सारी चीज़ें चली, उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। फाइनली जून 1998 मोनिका अपने पुराने लॉयर
गिन्सबर्ग को, क्योंकि वो मीडिया के सामने जाके उल-जलूल कई सारी बातें किया करते थे। उनको हटाती हैं, एक एक्सपीरियंस वॉशिंगटन के डिफेंस टीम जो थी उसको हायर करती हैं। उस वॉशिंगटन की डिफेंस टीम के कहने के मुताबिक ही 28 जुलाई 1998 को मोनिका फाइनली एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांजैक्शनल इम्यूनिटी डील साइन करती हैं और यहीं पे खुद से उन्होंने जो उनके पास में ड्रेस थी, वो जो नेवी ब्लू ड्रेस जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़िक्र हुआ और वही एक सबसे बड़ा एक सबूत बनी है यहाँ पे इस पूरे केस में, इस सबसे बड़े दुनिया के स्कैंडल के अंदर। वो जो नेवी ब्लू कलर की ड्रेस थी, वो उन्होंने प्रोसिक्यूटर्स को दी। ये ड्रेस दरअसल उस समय पर अपनी माँ के पास में रखवा दी थी इनिशियली मोनिका लेविंस्की ने। फाइनली ये जो ड्रेस थी, ये दी जाती है। इस ड्रेस का एफबीआई की लैब में सीमन स्टेन्स का टेस्ट किया जाता है। इनिशियली पहले कन्फर्म किया जाता है कि आखिर ये जो दाग हैं, ये क्या है? तो ये पता चलता है कि पहले ये दाग पता चल जाए क्या है, उसके बाद इसका डीएनए प्रोफाइलिंग की जाएगी। 3 अगस्त को व्हाइट हाउस में मैप रूम के अंदर एक कंट्रोल सेटिंग में कुछ लोग वहाँ पे, कुछ डॉक्टर्स वहाँ पे आते हैं। प्रेसिडेंट क्लिंटन का ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसके बाद कुछ ही हफ्तों के बाद में एफबीआई अपनी रिपोर्ट इश्यू करती है कि जो सीमन स्टेन उन्हें उस नेवी ब्लू ड्रेस के ऊपर मिले हैं, वो उनका डीएनए क्लिंटन के ब्लड से मैच करता है। ये जैसी खबर सामने आती है, पूरे यूएस में, दुनिया भर में तहलका मच गया था। 6 और 20 अगस्त को मोनिका लेविंस्की ग्रैंड ज्यूरी के सामने, जजेस के सामने टेस्टिफाई करती हैं, एक-एक चीज़, सब कुछ, सारी चीज़ें शुरुआत से अंत तक अभी तक की बताती हैं। 17 अगस्त 1998 वो दिन था जब बिल क्लिंटन व्हाइट हाउस से ही लाइव वीडियो फीड के ज़रिए 4 घंटे तक, 4 घंटे से ज़्यादा फेडरल ग्रैंड ज्यूरी के सामने सवालों के जवाब देते हैं। उनका आर्गुमेंट था कि पहले जब उन्होंने ये कहा था कि देयर इज़ नथिंग गोइंग बिटवीन अस, तो वो उस समय पर उन लोगों के बीच में कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप एक्टिविटी नहीं चल रही थी। ये चीज़ वो यहाँ पे बताना चाह रहे थे। लेकिन लोग ये समझ चुके थे कि वो बातों को घुमा रहे हैं। क्लिंटन जो थे बातों को घुमा रहे थे। उसी शाम क्लिंटन टीवी पर आके नेशन को एड्रेस करते हैं, क्योंकि अब वो भी ये समझ चुके थे कि ज़्यादा दिन तक वो ये जो झूठ है इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। टीवी पर आए, शॉर्ट और टेंस स्पीच जो थी उनकी, जो उन्होंने कही यहाँ पे बात, उन्होंने फाइनली एडमिट किया कि इंडीड आई डिड हैव अ रिलेशनशिप विद मिस लेविंस्की दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट, इन फैक्ट इट वाज रॉन्ग। जनता जो थी वो शॉक में थी, पूरी दुनिया शॉक में थी। इस स्कैंडल पर हर कोई बात कर रहा था, लेकिन अमेरिका के लोगों ने यहाँ इस पे बात तो की। बिल्कुल, क्लिंटन के जो मोरल कैरेक्टर है, उस पे भी कई सारे सवाल खड़े हुए। लेकिन यहाँ अमेरिका की जनता ने इसे दूसरी तरीके से लिया। कुछ ही दिनों में देखा गया कि जो बढ़ती हुई इकोनॉमी थी अमेरिका की, फॉरेन पॉलिसी जो थी, चल रही थी उस समय अमेरिका की, इन सबको देखते हुए इस स्कैंडल को कहीं अमेरिका ने हल्का कर दिया। उन्हें ये स्कैंडल उतना भारी कभी लगा ही नहीं। जनता के लिए भारी नहीं था, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज़ थी, उन्होंने इस पर सवाल खड़े करने शुरू किए और कहा कि त्यागपत्र देना चाहिए प्रेसिडेंट क्लिंटन को, अपना पद छोड़ना चाहिए। केन स्टार जो थे, 9 सितंबर 1998 को उन्होंने अपनी 453 पन्नों की एक रिपोर्ट कांग्रेस को भेजी। इसमें उन्होंने एक्सप्लिसिट डिटेल, जितनी सारी डिटेल्स थी अफेयर के बारे में, ब्लू ड्रेस से लेकर डीएनए एविडेंस से लेकर 11 पॉसिबल ग्राउंड्स उन्होंने बताए थे इम्पीचमेंट के क्लिंटन के खिलाफ में। उन्होंने कहा कि प्री ज्यूरी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, विटनेस टैंपरिंग, अब्यूज ऑफ पावर एटसेट्रा, इस तरह के 11 अलग-अलग ग्राउंड्स उन्होंने बताया कि क्लिंटन के ऊपर यहाँ पे केस चलने चाहिए, उन्हें अपना पद छोड़ना चाहिए। रिपोर्ट जो थी वो बाद में इंटरनेट पर रिलीज़ हुई और मिलियंस ऑफ लोगों ने उसको यहाँ पे देखा, पढ़ा। ये पहला सबसे बड़ा ऑनलाइन पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट बन गया। ये बताया जाता है कि आज तक का सबसे पहला बड़ा ऑनलाइन पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, अगर जो सनसनी जिसने फैला दी, तो वो यही डॉक्यूमेंट था। खैर, हाउस ज्यूरी कमेटी जो थी, उन्होंने दिसंबर में 4 आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट जो थे उसको अप्रूव किया। 19 दिसंबर 1998 को फुल हाउस वोट हुआ। क्लिंटन अमेरिका की हिस्ट्री में सेकंड इम्पीच्ड प्रेसिडेंट बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो रिजाइन नहीं देंगे, अपना टर्म जो है उसको पूरा करेंगे। सेनेट ट्रायल जो थी वो जनवरी 1999 में शुरू हुई, 99 में। क्लिंटन के लॉयर्स का कहना था कि ये एक प्राइवेट मिसकंडक्ट था। लेकिन इसके बाद आगे जब समय बढ़ा, वोटिंग हुई, कन्विक्शन के लिए 67 वोट चाहिए थे, जो कि नहीं मिले क्लिंटन के खिलाफ। क्लिंटन इस केस में पूरी तरह से एक्विट होते हैं, बरी होते हैं, ऑफिस में अपने बने रहे। इम्पीचमेंट से बचने के बाद में पॉला जोन्स केस जो था, जो पहले से ही लगातार चल रहा था, उसमें क्लिंटन को जितना भी जो केस रहा, उसमें पॉला जोन्स का जितना पैसा लगा, वो पैसा उन्हें चुकाना पड़ा। करीबन बताया जाता है $90,686 थे, यूएस डॉलर, ये उन्हें पॉला जोन्स को पे करना पड़ा। तो ये भी सारा केस उनका जो था वो क्लियर हो चुका था। अरकनसस में बार का जो उनका लाइसेंस था, लॉ लाइसेंस, वो 5 साल के लिए सस्पेंड होता है। यूएस सुप्रीम कोर्ट बार से उनको रिजाइन करना पड़ा। ओवरऑल क्लिंटन जो थे ऑफिस में बने रहे, ऑफिस से नहीं हटाए गए, लेकिन बाकी जो एक उनका एक कहा जाए कि कैरेक्टर था, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के सामने खराब एक कैरेक्टर जो था वो दिखने लगा था। पब्लिक लेवल पर क्लिंटन ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो एक टेरेबल एरर था, एक टेरेबल मोरल एरर था जो उनसे हुआ लेविंस्की के साथ में। लेकिन ये स्कैंडल सबसे ज़्यादा बेकार जो था वो लेविंस्की के लिए बना, मोनिका लेविंस्की के लिए। उन्हें ना कहीं इसके बाद जॉब मिली,
ना कहीं वो जॉब पे रखी जाती थी, क्योंकि जहाँ कहीं भी वो जाती थीं तो जो एम्प्लॉयर होता था, जो वो उस कंपनी का फाउंडर था, वो हमेशा ये सोचता था कि इनको रखना एक सिरदर्दी है, इनके साथ में एक मीडिया का पूरा सर्कस आएगा, मीडिया आएगी साथ में, इनसे सवाल पूछे जाएँगे। इस स्कैंडल के बाद में मोनिका लेविन्स्की ने बताया कि उन्हें ट्रॉमा झेलना पड़ा। कई सारे गलत सवाल उनसे लगातार पूछे गए। हर न्यूज़ चैनल की वो पंच लाइन बन गईं। उन्हें पंच लाइन की तरह यूज़ किया जाता था और उनके नाम के साथ में ये स्कैंडल हमेशा के लिए जुड़ गया, इनफैक्ट आज तक के लिए भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। बिल क्लिंटन का नाम इस समय पर भी लगातार कई दफ़ा आपने अगर आप सर्च करेंगे, देखेंगे, इस समय इतनी सारी खबरें चल रही हैं कि ये जो एप्स्टीन फाइल की खबरें हैं वो दब जाती हैं। लेकिन कई बार उनका नाम एप्स्टीन फाइल में भी लगातार सामने आ रहा है। उन्हें देखा जा रहा है वीडियोज़ में, वो जो फ़ोटोज़ हैं उस समय के एप्स्टीन फाइल्स के, वो सब देखते हुए और बहुत ही विचित्र तरीके से देखते हुए। तो इस वजह से बिल क्लिंटन का ये जो एक पुराना उनके लाइफ़ के साथ में केस रहा है, सोचा कि आज आपको बताया जाए। कई लोगों की इस पे रिक्वेस्ट भी आई थी वीडियो सेक्शन में। तो आज ये वीडियो आपके लेकर हाज़िर थे। बताइएगा अपनी राय इस पूरे केस के बारे में। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।